हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा हूं। इससे पहले मैं अपनी लाइव स्ट्रीम में 80 वैकल्पिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुका हूं। अगर आप नहीं इसको देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। आज हम इतिहास सेक्शन के कुल 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे चर्चा करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। हालांकि 6 क्वेश्चंस में से 3 प्रश्न का ही उत्तर देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन के 2-2 अंक होते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं सभी क्वेश्चन को देख लूँगा और इसके बाद हम इन क्वेश्चंस के आंसर भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा, जर्मनी के एकीकरण की 2 बाधाएं बताएं। राइट टू ऑब्स्टेकल्स टू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हो ची मिन्ह मार्ग की क्या उपयोगिता थी। व्हाट वाज द यूजफुलनेस ऑफ हो ची मिन्ह ऑफ द हो ची मिन्ह रूट। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट impact did England's industrial revolution have on Indian cottage and handicraft industry। क्वेश्चन नंबर 4 है, शहरीकरण का मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा। What effect did urbanization have on the middle class। क्वेश्चन नंबर 5 आज का होगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसका आंसर भी आपको सभी को हम बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था। व्हाट वाज द रीजन फॉर खिलाफत मूवमेंट। और क्वेश्चन नंबर 6, अशोक आंदोलन क्यों वापस लिया गया। व्हाई वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विथड्रॉन। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज के इस सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपसे जिन प्रश्नों की चर्चा की थी उसी प्रश्न को हमने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के रूप में तैयार किया है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट था हमारा, जर्मनी के एकीकरण की 2 प्रमुख बाधाएं क्या थी। उत्तर है, जर्मनी के एकीकरण की 2 प्रमुख बाधाएं थी, राजनीतिक विभाजन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। क्वेश्चन 2 था हमारा, हो ची मिन्ह मार्ग की क्या उपयोगिता थी। आंसर है, हो ची मिन्ह मार्ग वियतनाम युद्ध के दौरान उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम में सैनिकों और आपूर्ति को पहुंचाने के लिए बनाया गया था। यह मार्ग लाओस और कंबोडिया से होकर गुजरता था। इस मार्ग को गुप्त रूप से बनाया गया था ताकि अमेरिकी और दक्षिणी वियतनामी सेनाओं से बचाया जा सके। 3 है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर है, इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड में मशीनरी और बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत के कारण भारतीय हस्तशिल्प मांग में गिरावट आई, जिसका अंततः भारत के कारीगरों और शिल्पकारों पर की आजीविका पर प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शहरीकरण का मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर है, शहरीकरण के कारण श्रमिक वर्ग के साथ साथ शहरों में मध्यम वर्ग का भी उदय और विकास हुआ। ये नए सामाजिक समूह के रूप में उभरे। इस समूह में बुद्धिजीवी, नौकरी पेशा समूह, राजनीतिज्ञ, चिकित्सक, व्यापारी प्रमुख थे। व्यापारी वर्ग नगरों के विकास का प्रमुख कारण बना, जिससे शहरों को नया सामाजिक आर्थिक स्वरूप प्राप्त हुआ। बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक वर्ग ने राजनीतिक सामाजिक चिंतन तथा विभिन्न आंदोलनों को दिशा एवं नेतृत्व प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था। उत्तर है, खिलाफत आंदोलन के पीछे ये कारण थे। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के विघटन का विरोध। दूसरा, ब्रिटिश सरकार की तुर्की नीति का विरोध। तीसरा, तुर्की के खलीफा को सत्ता में लाने के लिए दबाव डालना। चौथा था, तुर्की खलीफा के पद को फिर से बहाल करना। पांचवा था, पवित्र मुस्लिम स्थलों पर खलीफा का शासन कायम रखना। छठा था, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना। प्रश्न संख्या 6, असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया गया। उत्तर है, चूंकि महात्मा गांधी ने अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, लेकिन चौरा चौरी घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई।
इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। तो अब मैं यहाँ राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चन और उसके उत्तर यहाँ देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, इस पेपर में आपके 9 से 12 क्वेश्चन नंबर तक 4 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 2 इंटू 2 यानी 4 अंक। हम सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं के नाम बताइए। नेम द 3 टायर इंस्टीट्यूशंस ऑफ पंचायती राज। दूसरे क्वेश्चन है, समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्करेंट लिस्ट। थर्ड क्वेश्चन होगा इसका, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? व्हाट इज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। चौथा है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? टू हुम डज द एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई। इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम नोटपैड में तैयार किए हैं, तो आइए हम नोटपैड से आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रश्न संख्या 1, पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं के नाम बताइए। उत्तर है, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के नाम हैं, पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। देखिए, ग्राम स्तर पर वार्ड मेंबर, पंच, सरपंच और मुखिया, साथ साथ ग्राम सभा, यह सब ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाएं हैं। अगर ब्लॉक स्तर पर हम बात करें तो ब्लॉक समिति इसको कहा जाता है या पंचायत समिति भी कहा जाता है। इसके प्रमुख जो होते हैं, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रखंड प्रमुख कहलाते हैं। और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। इन तीनों का चुनाव एक साथ होता है। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न अंग हैं। प्रश्न संख्या 2 है, समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित तीसरी सूची। देखिए, भारत के संविधान में 3 अनुसूचियों की चर्चा की गई है। पहली सूची संघ सूची होती है, दूसरी सूची राज्य सूची होती है और तीसरी सूची समवर्ती सूची होती है। संघ सूची में वे सभी विषय होते हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची वह सूची है जिसमें राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। और तीसरी समवर्ती सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं और इसी सूची को समवर्ती सूची कहते हैं। इसमें 52 विषय शामिल किए गए हैं। प्रश्न संख्या 3 है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? 4 या उससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जिसे चुनाव आयोग राजनीतिक दल की मान्यता दी हो, उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल की मान्यता हासिल करने के लिए कुछ अन्य शर्तें भी हैं। यह सब आपको लिखना नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि अन्य शर्तें क्या क्या हैं। पहला है कि यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर 2% सीटें 2014 के लोकसभा चुनाव के अनुसार 11 सीटें जीतती है, या यदि कोई 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है। तीसरा, यदि कोई पार्टी 4 या उससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती है, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। तो इन शर्तों मैंने लिख दिया इसलिए है कि आपको एक क्वेश्चन में लिखना नहीं है, तो उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। हमारे देश में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी भी थी राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जिसकी मान्यता को समाप्त कर दिया गया। तो ये सभी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं। हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दे दी गई है। प्रश्न संख्या 4, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? उत्तर है, दल बदल कानून राजनीतिक दलों के विधायकों और सांसदों पर लागू होता है। यदि किसी भी दल के विधायक या सांसद संसद या विधानसभा में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं, तब इस कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। देखिए, पार्टी व्हिप क्या होता है? जब कोई ऐसा मसला होता है जिस पर वोटिंग के कारण सरकार के गिरने की संभावना होती है, तब विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने सांसद और विधायकों के लिए व्हिप जारी करती है, जिसका पालन करना सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है। यदि कोई सदस्य इस व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें संसद या विधानसभा की सदस्यता उनकी समाप्त हो जाती है। तो इसी को
दल बदल विधेयक कहते हैं। तो ये जो आंसर है आप लिखेंगे। ये कुल 4 क्वेश्चन थे पॉलिटिकल साइंस से। अब हम 4 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं जो अर्थशास्त्र से होंगे। आइए अर्थशास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 से 18 तक लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो अर्थशास्त्र से होंगे। इनमें 4 क्वेश्चन होंगे, 15, 15, 16, 17, 18, और इनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आइए इनमें से भी हम 4 क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला है, उदारवादी आर्थिक प्रणाली से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ट बाय लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम। क्वेश्चन दूसरा होगा इसमें, जो इसका 16वां नंबर क्वेश्चन हो सकता है, प्रतिभूति बाजार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ स्टॉक मार्केट। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वाणिज्यिक बैंकों के कोई 2 एजेंसी कार्य बताएं। मेंशन एनी 2 एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। और 18वां यानी चौथा क्वेश्चन होगा इसका, गरीबी रेखा को परिभाषित करें, डिफाइन पॉवर्टी। तो इन चारों क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे आज के अपने इस सत्र में। तो पहला क्वेश्चन अर्थशास्त्र से है, उदारवादी आर्थिक प्रणाली से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, उदारवादी आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजी संपत्ति और बाजार की शक्तियों पर जोर दिया जाता है। इस प्रणाली में सरकार का हस्तक्षेप सबसे कम होता है। प्रश्न संख्या 2, प्रतिभूति बाजार से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, वह बाजार जिसमें प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं, निवेशकों द्वारा खरीदी जाती हैं और बाद में निवेशकों के बीच हस्तांतरित की जाती हैं, उसे प्रतिभूति बाजार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, वाणिज्यिक बैंकों के कोई 2 एजेंसी कार्य बताएं। उत्तर है, वाणिज्यिक बैंकों के 2 एजेंसी कार्य हैं। पहला, बैंक खाता धारकों को निवेश के बारे में सलाह देना। दूसरा, बैंक खाता धारकों के लिए कर रिटर्न तैयार करना और रिफंड का दावा करना। अर्थशास्त्र से ये चौथा क्वेश्चन होगा आपके लिए, गरीबी रेखा को परिभाषित करें। उत्तर है, गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन, आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। गरीबी रेखा अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। सीधे तौर पर वह रेखा जिसके नीचे रहने वाले लोग अपनी ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं, वो निर्धनता रेखा कहलाती है, पॉवर्टी लाइन कहलाती है। तो ये 4 क्वेश्चन हमने अर्थशास्त्र से और 4 पॉलिटिकल साइंस से इस वीडियो में हमने देखा। अब हम इस वीडियो में भूगोल तथा आपदा प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान के इन दोनों विषयों के कुछ अति महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस सभी क्वेश्चन की चर्चा कर लेता हूँ, इसके बाद हमने जो अपने नोट पैड में इसके क्वेश्चन तैयार किए हैं, आंसर तैयार किए, उसकी चर्चा करूँगा। तो क्वेश्चन है आपके लिए पहला। सबसे पहले तो बता दूं कि भूगोल में आपके कुल 6 क्वेश्चंस होंगे 21 से 26 के बीच में, और इनमें से 3 प्रश्नों के ही आपको उत्तर देने हैं। हम सभी 6 क्वेश्चंस के प्रश्न उत्तर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुष्क कृषि को परिभाषित करें। दूसरा क्वेश्चन है, आधारभूत उद्योगों से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो इसका थर्ड क्वेश्चन होगा, भारत में जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है। वेयर इज एल्यूवियल सॉइल मेनली फाउंड इन इंडिया। चौथा होगा, ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। वेयर इज ग्रेफाइट यूज्ड। पांचवा है आपके लिए, बिहार की 2 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। छठा होगा ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन जिसको आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है, मृदु जल क्या है। व्हाट इज सॉफ्ट वाटर। व्हाट इज सॉफ्ट वाटर। आपदा प्रबंधन में कुल मिलाकर के 29 से 32 तक 4 क्वेश्चन होंगे। इनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। हम चारों क्वेश्चंस आपसे डील करेंगे। तो जो क्वेश्चन होंगे आज के सेशन में, उनमें से पहला क्वेश्चन है, बाढ़ के कारणों का उल्लेख करें। मेंशन द कॉजेज ऑफ फ्लड। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, भूकंप तरंगों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द फर्स्ट एड। और जो चौथा क्वेश्चन होगा, आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संगठनों की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट।
तो इन सभी क्वेश्चन को आज के इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे और हमें पूरा विश्वास है ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। ये सब वही क्वेश्चन हैं जिसकी चर्चा अभी हमने की है। तो भूगोल से सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, शुष्क कृषि को परिभाषित करें। उत्तर है, शुष्क क्षेत्रों में नमी की अनुपलब्धता में की जाने वाली आधुनिक तथा वैज्ञानिक खेती शुष्क कृषि कहलाती है। प्रश्न संख्या 2 है, आधारभूत उद्योगों से क्या अभिप्राय है। उत्तर है, उद्योगों के उत्पाद या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं। उन्हें आधारभूत उद्योग या बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। इसको प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इन्हें मूल उद्योग भी कहा जाता है। उदाहरण, लोहा और इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न संख्या 3, भारत में जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है। उत्तर है, भारत में जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, नर्मदा, तापी, महानदी, कावेरी, गोदावरी जैसी नदियों के किनारे पाई जाती है। यह मिट्टी भारत के उत्तर में विस्तृत मैदानों और प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में पाई जाती है। देखिए, जलोढ़ मृदा को, जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं, यह काफ़ी उपजाऊ होती है और नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी से इनका निर्माण होता है। इस कारण ये काफ़ी उपजाऊ होती है। जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्रा की जो क्षेत्र है, मैदान है, वह जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है। प्रश्न संख्या 4 है, ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। उत्तर है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। इसका इस्तेमाल पेंसिल, स्नेहक, बैटरियों, परमाणु रिएक्टर और स्टील बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट एक बहुमुखी पदार्थ है। यह क्रिस्टलीय कार्बन का एक प्राकृतिक अपरूप है। प्रश्न संख्या 5 है, बिहार के किन्हीं 2 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए। उत्तर, बिहार की 2 नदी घाटी परियोजनाएं हैं, कोसी नदी घाटी परियोजना और गंडक नदी घाटी परियोजना। भूगोल का ये अंतिम क्वेश्चन है, मृदु जल क्या है। व्हाट इज सॉफ्ट वाटर। मृदु जल वह जल है जो रसायनों से अछूता रहता है, जैसे वर्षा जल। वर्षा जल जब जमीन से टकराता है तो वह मृदु जल हो जाता है। सीधी तौर पर समझ लिए जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम जैसे तत्व बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। जो शुद्ध जल होता है वो मृदु जल कहलाता है। आइए अब हम कुछ आपदा प्रबंधन से कुछ क्वेश्चन देख लें। पहला है, बाढ़ के कारणों का उल्लेख करें। उत्तर, बाढ़ के मुख्य कारण है अत्यधिक वर्षा, बांध का टूटना, चक्रवातीय वर्षा और बादल का फटना। इन सभी कारणों से अक्सर बाढ़ आता है। प्रश्न संख्या 2 है, भूकंप तरंगों के नाम लिखिए। उत्तर, भूकंपीय तरंगे 4 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक यानी पी तरंगे, द्वितीयक यानी एस तरंग, रेले और लव तरंगे। ये 4 तरह के भूकंपीय तरंगे होती है, सिस्मिक वेव्स होते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। उत्तर, जब किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित उपचार किया जाता है तो उसे फर्स्ट एड कहते हैं। इसका उद्देश्य कम साधनों में कम समय में इतनी व्यवस्था करना होता है कि चोटग्रस्त व्यक्ति को सम्यक इलाज कराने की स्थिति में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाओं की क्या भूमिका है। स्वयंसेवी संस्थाएं यानी NGOs जो होते हैं वह आपदा प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका बहुत अहम होती है। ये संस्थाएं आपदा से प्रभावित लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने में मदद करती है। आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाओं की निम्नलिखित भूमिका होती है। पहला, आपदा से प्रभावित लोगों को भोजन, पानी, दवा और आश्रय मुहैया कराना। दूसरा, आपदा से प्रभावित लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं देना। तीसरा, आपदा से प्रभावित लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना। तो ये सब कुछ ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधन से इन दोनों विषयों से कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय क्वेश्चंस थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चूँकि ये मॉडल टेस्ट पेपर से लिए गए हैं इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको ज़रूर ध्यान देंगे
और अपना कॉपी में भी लिख ले और याद कर ले। अधिकांश क्वेश्चन बहुत आसान हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं सुनील आनंद सर एक बार फिर क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधन इन दोनों विषयों से कुछ बहुत महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय क्वेश्चन और उसके उत्तर आज के इस सेशन में आपको बताने जा रहा हूं। ये सभी क्वेश्चन बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड BSEB के द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र से लिए गए हैं। और इससे पहले हमने इतिहास, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र इन तीनों विषयों से संबंधित बहुत सारे लघु उत्तरीय क्वेश्चंस और उसके उत्तर हम बता चुके हैं। वो सारे वीडियोज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस सभी क्वेश्चन की चर्चा कर लेता हूँ। इसके बाद हमने जो अपना नोट पैड में इसके क्वेश्चन तैयार किए हैं, आंसर तैयार किए हैं, उसकी चर्चा करूँगा। तो क्वेश्चन है आपके लिए पहला। सबसे पहले तो बता दूँ कि भूगोल में आपके कुल 6 क्वेश्चंस होंगे 21 से 26 के बीच में, और इनमें से 3 प्रश्नों के ही आपको उत्तर देने हैं। हम सभी 6 क्वेश्चंस के प्रश्न उत्तर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है शुष्क कृषि को परिभाषित करें। दूसरा क्वेश्चन है आधारभूत उद्योगों से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो इसका थर्ड क्वेश्चन होगा, भारत में जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है। वेयर इज एल्यूवियल सॉइल मेनली फाउंड इन इंडिया। चौथा होगा ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। वेयर इज ग्रेफाइट यूज्ड। पांचवा है आपके लिए बिहार की 2 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। छठा होगा ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन जिसको आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है मृदु जल क्या है। व्हाट इज सॉफ्ट वाटर। व्हाट इज सॉफ्ट वाटर। आपदा प्रबंधन में कुल मिलाकर के 29 से 32 तक 4 क्वेश्चन होंगे। इनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। हम चारों क्वेश्चंस आपसे डील करेंगे। तो जो क्वेश्चन होंगे आज के सेशन में, उनमें से पहला क्वेश्चन है बाढ़ के कारणों का उल्लेख करें। मेंशन द कॉजेज ऑफ फ्लड। क्वेश्चन नंबर 2 होगा भूकंप तरंगों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। क्वेश्चन नंबर 3 होगा प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द फर्स्ट एड। और जो चौथा क्वेश्चन होगा आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संगठनों की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इन सभी क्वेश्चन को आज के इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे और हमें पूरा विश्वास है ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। ये सब वही क्वेश्चन हैं जिसकी चर्चा अभी हमने की है। तो भूगोल से सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, शुष्क कृषि को परिभाषित करें। उत्तर है शुष्क क्षेत्रों में नमी की अनुपलब्धता में की जाने वाली आधुनिक तथा वैज्ञानिक खेती शुष्क कृषि कहलाती है। प्रश्न संख्या 2 है आधारभूत उद्योगों से क्या अभिप्राय है। उत्तर है उद्योगों के उत्पाद या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं। उन्हें आधारभूत उद्योग या बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। इसको प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इन्हें मूल उद्योग भी कहा जाता है। उदाहरण लोहा और इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्न संख्या 3, भारत में जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है। उत्तर है भारत में जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, नर्मदा, तापी, महानदी, कावेरी, गोदावरी जैसी नदियों के किनारे पाई जाती है। यह मिट्टी भारत के उत्तर में विस्तृत मैदानों और प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में पाई जाती है। देखिए जलोढ़ मृदा को जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं, यह काफ़ी उपजाऊ होती है और नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी से इनका निर्माण होता है। इस कारण ये काफ़ी उपजाऊ होती है। जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्रा की जो मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है। प्रश्न संख्या 4 है ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। उत्तर है ग्रेफाइट का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। इसका इस्तेमाल पेंसिल, स्नेहक, बैटरियों, परमाणु रिएक्टर और स्टील बनाने में किया जाता है।
ग्रेफाइट एक बहुमुखी पदार्थ है। यह क्रिस्टलीय कार्बन का एक प्राकृतिक अपरूप है। प्रश्न संख्या 5 है, बिहार के किन्हीं 2 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए। उत्तर, बिहार की 2 नदी घाटी परियोजनाएं हैं, कोसी नदी घाटी परियोजना और गंडक नदी घाटी परियोजना। भूगोल का ये अंतिम क्वेश्चन है, मृदु जल क्या है? व्हाट इज सॉफ्ट वाटर? मृदु जल वह जल है जो रसायनों से अछूता रहता है, जैसे वर्षा जल। वर्षा जल जब जमीन से टकराता है तो वह मृदु जल हो जाता है। सीधी तौर पर समझ लिए जिसमें कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम जैसे तत्व बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। जो शुद्ध जल होता है वो मृदु जल कहलाता है। आइए अब हम कुछ आपदा प्रबंधन से कुछ क्वेश्चन देख लें। पहला है, बाढ़ के कारणों का उल्लेख करें। उत्तर, बाढ़ के मुख्य कारण है अत्यधिक वर्षा, बांध का टूटना, चक्रवातीय वर्षा और बादल का फटना। इन सभी कारणों से अक्सर बाढ़ आता है। प्रश्न संख्या 2 है, भूकंप तरंगों के नाम लिखिए। उत्तर, भूकंपीय तरंगे 4 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक यानी पी तरंगे, द्वितीयक यानी एस तरंग, रेले और लव तरंगे। ये 4 तरह के भूकंपीय तरंगे होती है, सिस्मिक वेव्स होते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित उपचार किया जाता है तो उसे फर्स्ट एड कहते हैं। इसका उद्देश्य कम साधनों में कम समय में इतनी व्यवस्था करना होता है कि चोटग्रस्त व्यक्ति को सम्यक इलाज कराने की स्थिति में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाओं की क्या भूमिका है? स्वयंसेवी संस्थाएं यानी NGOs जो होते हैं वह आपदा प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका बहुत अहम होती है। ये संस्थाएं आपदा से प्रभावित लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने में मदद करती है। आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाओं की निम्नलिखित भूमिका होती है। पहला, आपदा से प्रभावित लोगों को भोजन, पानी, दवा और आश्रय मुहैया कराना। दूसरा, आपदा से प्रभावित लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं देना। तीसरा, आपदा से प्रभावित लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना। तो ये सब कुछ ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधन से इन दोनों विषयों से कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय क्वेश्चंस थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि ये मॉडल टेस्ट पेपर से लिए गए हैं इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको ज़रूर ध्यान देंगे और अपना कॉपी में भी लिख लें और याद कर लें। अधिकांश क्वेश्चन बहुत आसान हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड।